Hello students, a warm welcome to our session. Today we will discuss about current affair of September week 3. आज हम लोग बात करने वाले हैं सितंबर वीक 3 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की और अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और उसके साथ साथ जो हर एक क्वेश्चन के बाद मैं एडिशनल आप लोगों को बताता रहता हूं जो प्रीवियस मंथ से रिलेट करती हुई इंफॉर्मेशन है उसे भी अच्छे तरीके से समझना है। देखिएगा, आपका फर्स्ट न्यूज आज का आता है पहला, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके साथ नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट और क्रॉप साइंस डिवीजन ये तीनों ने मिलकर अभी हाल ही में एक हैकथन कह सकते हैं, एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग, एक हैकथन को ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम रखा है कृतज्ञ। क्या नाम रखा है? कृतज्ञ। इसमें पता है क्या होगा? जो भी स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, ये अपनी नई नई अप्रोच, मतलब एग्रीकल्चर की फील्ड को कैसे इंप्रूव किया जाए, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप करी है एग्रीकल्चर की फील्ड को बूस्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ये सारी चीजें यहां पर दिखाएंगे। समझ में आ गई बात? तो मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, कोई फैकल्टीज हैं, कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई इनोवेटर हैं, अपनी अपनी इनोवेशन, अपनी अपनी रिसर्च यहां पर प्रेजेंट करेंगे। ये अभी एक स्पेशल हैकथन को ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? कृतज्ञ। कृतज्ञ की फुल फॉर्म भी है कृषि, KRI मतलब कृषि, TA मतलब तकनीक एंड GYA मतलब ज्ञान। तो कृषि तकनीक फॉर ज्ञान, कृषि तकनीक फॉर ज्ञान इस कृतज्ञ की फुल फॉर्म है। ठीक है, कृषि तकनीक फॉर ज्ञान इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। स्पेशल कृतज्ञ नाम का हैकथन 3.0 अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, ये था हमारा पहला पॉइंट। सिर्फ कृतज्ञ, कृतज्ञ की फुल फॉर्म याद रखनी है। इसका मेन मोटिव क्या है? एग्रीकल्चर की फील्ड से रिलेट करता है। एग्जाम में ये नहीं आएगा बिल्कुल डीप जाकर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञ की फुल फॉर्म क्या है? कृषि तकनीक फॉर ज्ञान। एक ये पॉइंट। कृतज्ञ की बात चल रही है तो कृतज्ञ के फुल फॉर्म के साथ साथ ये पूछा जा सकता है कृतज्ञ का भी कौन सा एडिशन है? 3.0 है। ठीक है, और कृतज्ञ इज एसोसिएटेड विद विच? योर आंसर इज कृषि टेक्नोलॉजी, मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है। चलो आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला न्यूज आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने अभी हाल ही में स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट के बारे में। ठीक है, शुभम सर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्लेन किए होंगे कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो रिवाइज हुई है, पहले क्या हुआ करती थी? पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल फ्रॉम नोट एक्सीडिंग ₹2 करोड़ हुआ करती थी, जिसको चेंज करके 4 करोड़ कर दी गई है। मतलब अगर पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से नीचे है तब हम उसको स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया में मान लेंगे। जो पहले क्या बोलते थे, 2 करोड़ से नीचे वाली स्मॉल कंपनी बोली जाएंगी। ठीक है, 2 करोड़ से नीचे वाली स्मॉल कंपनी बोली जाएंगी, अब वो नहीं, 4 करोड़ से नीचे वाली स्मॉल कंपनी मानी जाएंगी। और टर्नओवर, टर्नओवर पहले होता था 20 करोड़ से नीचे, 20 करोड़ से नीचे वाली टर्नओवर वाली कंपनियों को स्मॉल कंपनी मानते थे। अब उसको चेंज करके 40 करोड़ कर दिया गया है। 40 करोड़ से नीचे की टर्नओवर वाली कंपनी को स्मॉल कंपनी माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। तो याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को चेंज करके पेड अप कैपिटल जो पहले 2 करोड़ से नीचे होती थी अब 4 करोड़ से नीचे कर दी गई है। और टर्नओवर जो पहले 20 करोड़ से नीचे वाली कंपनी को काउंट करते थे अब 40 करोड़ से नीचे वाली कंपनी को स्मॉल कंपनीज कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। अब यहां पर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? कंपनीज एक्ट। लेकिन अभी ना MSME की डेफिनेशन भी चेंज हुई। ठीक है, MSME ये अलग चीज है, ये MSME एक्ट के अनुसार है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। न्यूज सिर्फ ये था कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई, लेकिन मैं एडिशनली आपको बता रहा हूं MSME एक्ट में, MSME एक्ट में माइक्रो कंपनी, ठीक है,
स्मॉल, मीडियम और लार्ज, इसकी डेफिनेशन अलग है। स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये अलग चीज है, याद रख लेना। वो तो कंपनीज एक्ट है, ये एमएसएमई एक्ट है। एमएसएमई एक्ट की पहले ये डेफिनेशन हुआ करती थी जो ये ऊपर दे रखी है, लेकिन इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमएसएमई एक्ट में भी अभी हाल ही में जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की फील्ड में काम करने वाली कंपनियां, अगर उनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे, टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे, तो उनको माइक्रो बोलते हैं। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट 1 से लेकर 10 करोड़ के बीच में है, टर्नओवर 5 से लेकर 50 करोड़ के बीच में है, तो उसको स्मॉल कंपनी बोला जाता है। और मीडियम, मीडियम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 10 से लेकर 50 करोड़ और टर्नओवर 50 से लेकर 250 करोड़ के बीच का है, उसको मीडियम कंपनी कहा जाता है। तो ये एमएसएमई की डेफिनेशन है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम ये अलग हो गया, याद रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये एमएसएमई में माइक्रो किसको बोलते हैं, स्मॉल किसको बोलते हैं, मीडियम किसको बोलते हैं। और ये चीज थी कंपनीज एक्ट में, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चेंज हो गई। ठीक है, दोनों इकट्ठे इसलिए बता दिए ताकि कभी कंफ्यूज ना हो जाना, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू द एमएसएमई एक्ट। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं अगले न्यूज की और अगला न्यूज आता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अटेंड की 22nd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग अभी हाल ही में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस मीटिंग को मोदी जी ने अटेंड किया। एससीओ की हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग कहां पर हुई? उज्बेकिस्तान में। किसने अटेंड किया? इंडिया की ओर से उज्बेकिस्तान ने। इस मीटिंग को चेयर किसने किया था, मतलब इसके चेयरमैन कौन थे? उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट एच ई मिस्टर शावकत मिर्जियोयेव। ओके, एच ई मिस्टर शावकत मिर्जियोयेव, इन्होंने प्रेसिडेंट मतलब उसके मीटिंग के एससीओ की मीटिंग को चेयर किया है। एससीओ के क्या बने थे? मीटिंग के हेड बने थे। अब सिंपल क्वेश्चन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है एससीओ का हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं, कहां पर पड़ता है? बीजिंग के अंदर, है ना। नाम में तो शंघाई लग रहा है, लेकिन हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है। एससीओ की 2 टाइप की मीटिंग होती है, ये आपको पता ही है। एक होती है हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग, दूसरी होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग। हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग इस बार चाइना 2022 वाली, और हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग, उज्बेकिस्तान दिख रही है ना 2022 में, उज्बेकिस्तान, ये पता चल गया। और इस मीटिंग में अटेंड करने के लिए कौन गए? नरेंद्र मोदी जी गए हैं। कौन गए थे? नरेंद्र मोदी। 2 मीटिंग होती है एससीओ की, इस हेड ऑफ द स्टेट वाली उज्बेकिस्तान, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वाली चाइना में हुई। ठीक है, फिर एससीओ के बारे में क्या बात थी? एससीओ ने अभी हाल ही में वाराणसी को क्या डिक्लेयर किया था? कल्चरल कैपिटल। एससीओ ने वाराणसी को क्या डिक्लेयर किया था? कल्चरल कैपिटल। और एससीओ का जो नया मेंबर कंट्री बना है वो कौन सा बना था? ईरान। एससीओ का नया मेंबर कंट्री कौन सा बना था? ईरान। तो ये सारी बातें एससीओ के बारे में है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। देखो, पहला पॉइंट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 22nd हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई, जिसको अटेंड करने के लिए नरेंद्र मोदी जी उज्बेकिस्तान गए। जिस मीटिंग की अध्यक्षता, चेयरमैनशिप, ये उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने की, जिनका नाम क्या है? एच ई मिस्टर शावकत मिर्जियोयेव। ठीक है, दूसरा पॉइंट। उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग आप लोगों को पता चल गई उज्बेकिस्तान में, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग 2022 की चाइना में। कहां पर? चाइना में। ठीक है, एससीओ ने कल्चरल कैपिटल किसे बनाया है? एससीओ ने कल्चरल कैपिटल बनाया है वाराणसी को। एससीओ के अंदर नया मेंबर देश कौन सा ऐड हुआ है? ईरान, ईरान, ईरान। एससीओ का हेडक्वार्टर पता चल चुका है, शंघाई में नहीं है, बीजिंग में है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को एससीओ के बारे में क्लियर हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। बार बार कई बार ऐसा लगता होगा सर एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। अरे रीजन है उसका, बार बार रिपीट करने से आपके माइंड में वो जो चीजें जाएंगी ना, अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 15th एडिशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2022। ओके, 15th एडिशन ऑफ
Renewable Energy India Expo 2022 will be held at India Exposition Mart, Greater Noida, UP from 28th to 30th of September 2022. It will be organized by Indian Biogas Association. The expo is expected to bring the investment opportunity worth rupees 800 crore for the biogas sector. देखो क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में ना 15th एडिशन हुआ रीन्यूएबल एनर्जी इंडिया का। 15th एडिशन हुआ रीन्यूएबल एनर्जी इंडिया का। ये कहां पर हुआ है? नोएडा, यूपी में। नोएडा वही जहां पर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वही जेवर एयरपोर्ट जिसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा को मिला है। ठीक है, वही नोएडा की बात चल रही है, यूपी में पड़ता है। नोएडा के अंदर, नोएडा में 15th एडिशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी एक्सपो, 15th एडिशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इतना पता चल गया, बस और कुछ नहीं है। इसका मेन मोटिव है कि हमारे देश में बायोगैस के फील्ड में, रीन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को खींचना हमारे देश में रीन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। कहां पर हुआ? रीन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो नोएडा के अंदर हुआ है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता है रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी कंजर्वेशन डे भी याद रख लेना। एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन डे 14th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। उसके साथ हमारे देश का रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट, तुम्हें सभी को मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया? 2022 के लिए, 2022 के लिए और 2030 के लिए। 2022 के लिए ये टारगेट है 175 गीगावाट और 2030 के लिए टारगेट है 500 गीगावाट। ठीक है, अब ये जो 2022 का 175 गीगावाट है, क्लियर, इतना पता चल गया। ये किसका टारगेट है? रीन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा रीन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन 175 में सोलर एनर्जी से कितना है? 100। उसके बाद विंड से कितना है? 60। टोटल कितने हो गए? 160। 10 किससे है? बायोमास से। 5 किससे? हाइड्रो से, स्मॉल हाइड्रो से। तो टोटल मिलाकर 175 गीगावाट का लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू अचीव दैट टारगेट 175 गीगावाट renewable energy up to 2022 and 500 gigawatt they will achieve up to 2030। ठीक है, याद रखना है रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है 2022 का और 2030 का। और रीन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो कहां पर हुआ? नोएडा के अंदर। एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस चीज से रिलेट कर रही थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहां तक अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के सीएम मिस्टर नीतीश कुमार हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम, गयाजी डैम। इंडिया का सबसे लंबा रबर डैम कहां पर? गयाजी डैम बिहार में फाल्गु रिवर पर बनाया गया है। फाल्गु रिवर पर बनाया गया है, जो पड़ता है विष्णुपद टेम्पल के पास, गया बिहार में। ठीक है, तो इतनी सी बात ही याद रखनी है, बस इतनी सी बात ही याद रखनी है कि इंडिया का सबसे लंबा रबर डैम, इंडिया का सबसे लंबा रबर डैम कहां पर बनाया गया है? बिहार में। बिहार में कहां पर? गया में। डैम का नाम क्या है? गयाजी डैम। क्या नाम है? गयाजी डैम। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया। इंडिया का सबसे लंबा रबर डैम, इंडिया का सबसे लंबा रबर डैम गयाजी डैम। याद रखिएगा, इंडिया का सबसे लंबा रबर डैम गयाजी डैम बिहार के सीएम जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया का सबसे लंबा रबर डैम बिहार में। ठीक है, अब बिहार की बात चल रही है, बिहार की बात चल रही है, तो बिहार से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है सारे देख लो,
सबसे पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के अंदर पटना में बनाया गया, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इंडिया का पहला एथेनॉल प्लांट, इंडिया का पहला एथेनॉल प्लांट बिहार के पूर्णिया में लगाया गया है। ठीक है। बुद्धा जी का रिक्लाइनिंग स्टेचू, लेटा हुआ स्टेचू, इंडिया का सबसे बड़ा बोध गया के अंदर ही लगाया गया है। और अभी वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव पर, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव पर बिहार के अंदर 78,200 फ्लैग्स, नेशनल फ्लैग इकट्ठे फहराए गए, जिन्होंने गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज किया है। बिहार के भोजपुर में, बिहार के भोजपुर में ये 78,200 झंडे एक साथ फहराए गए, जिसने गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव पर। उसके साथ साथ पहला स्टेट बना है जिन्होंने डायनामिक मैप फॉर विलेजेस, विलेजेस के लिए डायनामिक मैप, मतलब आप पता है विलेजेस जो गांव की जमीन होती है, कभी किसके हाथ में कभी किसके हाथ में, बार बार उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं। इंडिया का पहला स्टेट बना है जिन्होंने डायनामिक मैप, गांव में डायनामिक मैप को लॉन्च किया है, वो है बिहार। और ये सारी बातें बिहार के बारे में थी, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, इंडिया का सबसे लंबा रबर डैम गया जी में बना है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार। इंडिया का पहला एथेनॉल प्लांट, इंडिया का पहला एथेनॉल प्लांट पूर्णिया बिहार के अंदर। लॉर्ड बुद्धा जी का सबसे लंबा कह सकते हैं रिक्लाइनिंग स्टैचू, रिक्लाइनिंग समझते हैं ना, लेटा हुआ स्टैचू, ये बिहार के अंदर लगाया जा रहा है बोध गया के अंदर। और वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव पर 78,200 फ्लैग एक साथ फहराकर बिहार ने गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। और इंडिया का पहला स्टेट जिसने डायनामिक मैप बनाया विलेजेस के लिए, जो साथ के साथ ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जाएगा। कोई जमीन की एक पर्सन से किसी और के हाथ में गई तो वो साथ के साथ अपडेट होता चला जाएगा। ठीक है, तभी तो उसका नाम डायनामिक मैप रखा। इंडिया का पहला स्टेट जिसने डायनामिक मैप लॉन्च किया है वो कौन सा है? बिहार। तो ये सारी बातें बिहार 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 के बारे में थी, जो अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, हर एक चीज अच्छे तरीके से देखनी है, समझनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या आता है। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत has declared Andaman Nicobar Island as India's first स्वच्छ सूजल प्रदेश। ठीक है, इंडिया का पहला पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश, इंडिया का पहला पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश कौन सा बना है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो इंडिया का पहला पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश बना है। ये अभी डिक्लेयर किया है हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। ठीक है, चलो तो ये भी पता चल गया है। उसके साथ साथ आगे बात करें, हमारा इसके लिए जो ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, स्वच्छ सूजल प्रदेश, ठीक है, कौन सा बना है? वो बना है अंडमान निकोबार। और इंडिया का पहला वो सर्टिफाइड, अरे वो आप लोगों को पढ़ाया था ना, है ना, जल के अंदर वाटर सर्टिफाइड वाला पहला स्टेट कौन सा बना था? पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा? हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट, हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी। ये तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था, इसके साथ साथ वो भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो अगला न्यूज आता है। यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएआईडी, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड have formally launched the Doordarshan and YouTube series titled दूर से नमस्ते at an event held in नई दिल्ली। अभी हाल ही में ना यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसके साथ यूनिसेफ दोनों ने मिलकर लॉन्च किया दूरदर्शन एंड यूट्यूब सीरीज लॉन्च करी, दूर से नमस्ते, जिसमें लोगों को इस बात के लिए बोला जा रहा है कि अगर ग्रीटिंग्स करना है, आपको किसी को नमस्कार करना है तो दूर से कर दो भाई, पास आने की जरूरत नहीं, गले मिलने की जरूरत नहीं, हाथ मिलाने की जरूरत नहीं। एक पूरी की पूरी यूट्यूब सीरीज, दूरदर्शन सीरीज इसके ऊपर लॉन्च की जा रही है, जो यूनिसेफ और यूएसएआईडी दोनों मिलकर इसे लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, बस ये प्रोग्राम का नाम याद रखना है, इस सीरीज का नाम याद रखना है, दूर से नमस्ते, दूर से
नमस्ते लॉन्च किया जा रहा है। यूएसएआईडी और यूनिसेफ दोनों मिलकर इसे लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, क्या इनॉग्रेट किया है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन नहीं है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम वाला, बहुत बार पढ़ा रखा है। डेयरी वाले सर 3 ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो है हमारा NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो आनंद गुजरात में है। ठीक है, दूसरा मैंने तुम पढ़ा रखा है NDRI, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो करनाल हरियाणा में है ना। और फिर आपको पढ़ा रखा है IDF, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ये क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, है ना। ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। तो ना इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की वर्ल्ड डेयरी समिट, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जब भी कोई कॉन्फ्रेंस समिट इंडिया में हो तो इंपॉर्टेंट बनी जाती है। वर्ल्ड डेयरी समिट कहां पर हुई? ग्रेटर नोएडा यूपी में। वही ग्रेटर नोएडा यूपी में 12 से लेकर 15 सितंबर को हुई, जिसमें थीम क्या था इस समिट का? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। ठीक है, याद रखना है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की वर्ल्ड डेयरी समिट, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की वर्ल्ड डेयरी समिट तो कहां पर हुई? नोएडा के अंदर। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया? NDDB ने। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड साथ में लगा था। ठीक है, वही आनंद गुजरात वाला। तो डेयरी से रिलेटेड ये बातें याद रखनी है। और साथ साथ डेयरी को प्रमोट करने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन, वर्गीस कुरियन ऑपरेशन, कौन सा था? हाँ, ऑपरेशन फ्लड। सारी चीजें आपको रेवोल्यूशंस वाले चैप्टर में पढ़ा रखी हैं। और साथ साथ ये भी बता रखा है कि मिल्क डे कब मनाया जाता है, नेशनल लेवल वाला भी और इंटरनेशनल लेवल वाला भी। नेशनल लेवल वाला कब बनाते हैं? नेशनल लेवल वाला 26 नवंबर को मनाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल का कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 1 जून को, मिल्क डे। ठीक है, नेशनल मिल्क डे और इंटरनेशनल मिल्क डे। नेशनल वाला 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन जी की बर्थ एनिवर्सरी पर, और इंटरनेशनल लेवल वाला 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। आगे बात करते हैं कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान कैसियम जोमार्ट Tokayev has signed a constitutional amendment that extend the nation presidential term for 7 year from 5 year। 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है कजाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट की ड्यूरेशन। ठीक है, ये कहते हैं कि ना जो प्रेसिडेंट की ड्यूरेशन होती थी यहाँ पर इंडिया की तरह ही होती थी पहले 5 साल। ठीक है, उस 5 साल को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7 साल कर दिया गया है। तो प्रेसिडेंट की ड्यूरेशन को 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 7 साल कर दिया गया है। कहां पर? ये भी पता चल गया है, कजाकिस्तान में। और कजाकिस्तान की कैपिटल पहले अस्ताना हुआ करती थी, लेकिन 2019 के बाद इसकी कैपिटल क्या कर दी गई है? नूर सुल्तान। याद रखिएगा, नूर सुल्तान इसकी कैपिटल कर दी गई है कजाकिस्तान की। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कजाकिस्तान, के फॉर कजाकिस्तान और के फॉर कैसियम। और कजाकिस्तान के साथ इंडिया की कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक होती है काजिंद और एक होती है प्रबल दोष्टक। ये इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। एक होती है प्रबल दोष्टक और एक होती है काजिंद। ये दोनों एक्सरसाइज इंडिया की कजाकिस्तान के साथ होती हैं। प्रेसिडेंट की उम्र नहीं, प्रेसिडेंट की जो ड्यूरेशन है 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। और कैपिटल पुरानी अस्ताना, नई नूर सुल्तान। चलो आगे बात कर लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दी है जियो सिनेमा, OTT और वायोकॉम 18 मीडिया फॉलोइंग एन इन्वेस्टमेंट बाय BTS इन्वेस्टमेंट एंड रिलायंस प्रोजेक्ट एंड
property management services under the partnership Reliance Popular Jio OTT platform will be transferred to the Viacom। पता चल चुका है, मतलब रिलायंस का जो जियो वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म था वो किस में मर्ज हो चुका है, वायाकॉम इंडिया में। अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म को ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है वो वायाकॉम में मर्ज होने की परमिशन मिल चुकी है। तो जैसे वोडाफोन आइडिया हुआ करते थे, वीआई बना दिए गए, ठीक है, ऐसे ये मर्ज होते चले जा रहे हैं। तो ये अब ये दोनों जियो वाला जो ओटीटी प्लेटफॉर्म था वो वायाकॉम में मर्ज हो चुका है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दिया। ओटीटी क्या होता है पता है ना, ओवर द टॉप, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, वूट है, वही तो ओटीटी होता है ना। और वो भी तुम्हें याद है, इंडिया का पहला स्टेट जिसने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया था, सी स्पेस, है ना। हाँ, ही इंडिया का पहला खुद का स्टेट, इंडिया का फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया था, वो कौन सा था, केरला, ठीक है। और उस स्टेट ने जो ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया था उसका नाम क्या था, सी स्पेस। सी स्पेस नाम का ओटीटी प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया था। चलो आगे बात करते हैं। आरबीआई ने लॉन्च किया है, आरबीआई ने लॉन्च किया अभी हाल ही में थ्री की डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव, तीन अभी हाल ही में डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव को लॉन्च किए थे आरबीआई ने, जिसमें से एक था यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट, यूपीआई तो तुम्हें पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये तो तुम्हें पता ही है। अब यूपीआई लाइट लॉन्च कर दिया। क्या लॉन्च किया, यूपीआई लाइट। ये क्या है यूपीआई लाइट? अब यूपीआई चलाने के लिए तो फोन में इंटरनेट होना चाहिए। अब अगर किसी फोन में इंटरनेट नहीं है तो बिना इंटरनेट के भी यूपीआई लाइट काम करेगा, ठीक है। बिना इंटरनेट के यूपीआई लाइट काम करेगा। आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, मैक्सिमम 200 रुपए तक की ट्रांजेक्शन आप यूपीआई लाइट से कर सकते हैं। और आप इसके अंदर अगर मोबाइल वॉलेट में पैसा रखना चाहें तो 200 रुपए आप रख सकते हैं। मोबाइल वॉलेट में बिना इंटरनेट आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। 2000 रुपए उस वॉलेट में पड़े होने चाहिए। वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट चाहिए, लेकिन आगे 2000 रुपए की पेमेंट जैसे 100, 200, 300, 200, ठीक है, 150, मैक्सिमम 200 रुपए तक की पेमेंट आप विदाउट इंटरनेट इस वॉलेट से कर सकेंगे, जिस वॉलेट में आप मैक्सिमम 2000 रुपए रख सकते हैं। यही क्या है, यूपीआई लाइट, ठीक है। अभी तक यूपीआई था, अब ये क्या लेकर आ गए, यूपीआई लाइट लेकर आ गए, ठीक है। और ये यूपीआई लाइट लाया कौन, सर वही जिसने भीम ऐप बनाई, जिसने आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बनाया, ठीक है, वही है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सभी इसी की देन है। वही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में बना था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और दिलीप असबे इसके एग्जीक्यूटिव हैं। क्या नाम है, दिलीप असबे, ओके, दिलीप असबे। चलो, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। यूपीआई लाइट लेकर आए, अभी तक यूपीआई था, अब यूपीआई लाइट लेकर आ गए, ठीक है। वैसे 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक ही पढ़ाया है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। चलो आगे बात कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया इंस्पायर अवार्ड to the 60 startup and the financial support to 53021 students. The award is instituted by the Department of Science and Technology. Inspire की full form है innovation in science pursuit for inspired research। देखो, अभी हमारे देश की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने लॉन्च किया है एक नया इंस्पायर अवार्ड, जो दिया जा रहा है स्टार्टअप्स को, जो स्टार्टअप नई नई अपना इनोवेशन के थ्रू अपना अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उनको दिया जा रहा है ये अवार्ड। तो ये अवार्ड 60 स्टार्टअप्स को और उसके साथ साथ 53021 स्टूडेंट जिन्होंने स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए काम किया है, ठीक है, उन्हें दिया जा रहा है इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर की बात करें तो इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये है इंस्पायर की फुल फॉर्म, ठीक है, याद रखना है। और स्टार्टअप की बात चल रही थी तो स्टार्टअप डे तो पता ही है सभी को। स्टार्टअप डे बहुत बार पता रखा है कि स्टार्टअप डे पहली बार ही डिक्लेयर हुआ था पिछले साल
स्टार्टअप डे पहली बार डिक्लेयर हुआ था 16 जनवरी, और ये आप लोगों को सारी बातें पता ही है, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टोकॉर्न, ठीक है, वो बता रखी है पहले मैंने। आगे बात करते हैं आलिया भट्ट के बारे में। आलिया भट्ट बनी है बेस्ट एक्टर ऑफ द प्रेस्टिजियस, बेस्ट एक्टर एट द प्रेस्टिजियस प्रियदर्शनी अकेडमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, जो स्मिता पाटिल मेमोरियल नाम का ऑर्गेनाइजेशन देता है, स्मिता पाटिल जी की याद में 1986 से देना शुरू किए गए थे। और स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड की विनर अभी हाल ही में बेस्ट एक्ट्रेस जो बनी है वो कौन सी बनी है? आलिया भट्ट। क्या नाम है? आलिया भट्ट बनी है। बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। उसके साथ साथ फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट की गुजराती मूवी जिसका नाम है छेलो शो। क्या नाम है? छेलो शो। छेलो शो लास्ट फिल्म शो जिसको बोला गया छेलो शो, छेलो शो एज एन इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 95th अकेडमी अवार्ड, मतलब ऑस्कर के लिए, ऑस्कर के लिए सिलेक्ट की गई है। ऑस्कर के लिए कौन सी मूवी इंडिया से भेजी जा रही है? वो है छेलो शो। याद रखिएगा, छेलो शो इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में इसे भेजा जा रहा है, जिसके डायरेक्टर हैं पान नलिन और उसके साथ साथ प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर। सिद्धार्थ रॉय कपूर और पान नलिन की ये मूवी छेलो शो, जो ऑस्कर के लिए सिलेक्ट की जा रही है कि इंडिया की ओर से ऑस्कर में ये मूवी जाएगी, ऑफिशियल एंट्री लेगी इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी मूवी इंडिया की ओर से ऑस्कर में जा रही है? छेलो शो, जो कैसी मूवी है? गुजराती मूवी है। गुजराती मूवी इंडिया की ओर से अभी नॉमिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। चलो, अगला हमारा जो न्यूज आता है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है। बुक का नाम है अंबेडकर एंड मोदी। अंबेडकर एंड मोदी, जिसमें अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, ये बुक की बात चल रही है। तो अभी हाल ही में ये बुक को लॉन्च किया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं सारी लाइफ के बारे में बताया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सारी लाइफ के बारे में जिक्र किया गया है। जिस बुक को, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन ने इसको कंपाइल किया है एंड हैज अ फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड बाय द म्यूजिक कंपोजर एंड राज्यसभा मेंबर इया री राजा। ठीक है, इलई राजा, इलई राजा, इलई राजा की बात चल रही है। तो यहाँ पर इलही राजा को आगे, ये सिंपल सा है, देखो, द बुक हैज बीन कंपाइल्ड, कंपाइल किसने किया? ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन, एंड हैज अ फॉरवर्ड बाय द म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर जिनका नाम क्या है? इलई, इलई राजा, इलई राजा ने इसे फॉरवर्ड किया है। इली राजा ने फॉरवर्ड किया है, कंपाइल किया है ब्यू ब्यू ब्लू क्राफ्ट, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। बुक का नाम अंबेडकर एंड मोदी है। वैसे ऐसी इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दोगे ऐसी ऐसी चीजें तो चल जाएगा काम। अगर कोई फेमस ऑथर या किसने लिखी होती ना, तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो, अगला आता है हमारा वेनिसा, वेनिसा नाकाटी। वेनिसा नाकाटी जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है युगांडा की, जिन्हें अभी हाल ही में गुडविल एम्बेसडर चुना गया है यूनिसेफ की। बस, यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर बनी है विनासा। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो बच्चों के लिए काम करता है, ठीक है, उनके लिए काम करता है, उसकी गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? वेनिसा। नाम याद रखना है, वेनिसा नाकाटी, वेनिसा नाकाटी। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का 7th एडिशन चैंपियनशिप अभी हाल ही में हुई, जो एक इंटरनेशनल कंपटीशन है। ये ऑर्गेनाइज्ड की गई साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा कोलंबो में, कोलंबो श्रीलंका में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की अंडर 17 चैंपियनशिप हुई। अंडर 17 चैंपियनशिप हुई, जिसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? इंडिया के कैप्टन, जिनका नाम क्या है? वन लाल पीका गुटे। और बेस्ट गोलकीपर कौन बने हैं? जिनका नाम है साहिल।
ठीक है, साहिल। और यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, 7th एडिशन अंडर 17 चैंपियनशिप का। अंडर 17 चैंपियनशिप का ये जो 7th एडिशन हुआ है, कहां पर हुआ है? श्रीलंका के कोलंबो में। श्रीलंका के कोलंबो में। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंडिया के कैप्टन, जिसका नाम गुटे है, गुटे। और बेस्ट गोलकीपर बने हैं साहिल। ठीक है, और यहां पर आगे बात कर लेते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। अगर बात करें, बांग्लादेश ने जीती है 2022 की साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की वुमेन चैंपियनशिप। वुमेन चैंपियनशिप की बात करें तो बांग्लादेश ने जीती है नेपाल को हराते हुए फाइनल्स में। नेपाल को फाइनल में हराते हुए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की वुमेन वाली चैंपियनशिप बांग्लादेश ने जीती है। और यहां पर ये वुमेन्स की बात नहीं चल रही है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ये अंडर 17 चैंपियनशिप है, ये अलग है, कंफ्यूज मत होना। और ये वुमेन्स वाली है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आगे बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, जिसे सुनील छेत्री जी ने लीड किया, इन्होंने जीता है डूरंड कप। क्या जीता है? डूरंड कप। मुंबई सिटी को हराकर डूरंड कप जो जीता है, वो किसने जीता है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप जीता है। ये डूरंड कप वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी को हराकर जीता है। ठीक है, चलो उसके बाद इंडिया के ग्रैंड मास्टर, सभी को पता है ग्रैंड मास्टर क्या होते हैं। ग्रैंड मास्टर के साथ साथ ग्रैंड स्लैम किसमें होता है ना? ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड स्लैम, और उसके साथ साथ आप लोगों को पता है ग्रैंड प्री। ग्रैंड प्री तो फॉर्मूला 1 रेस होती है, ग्रैंड मास्टर चेस के होते हैं, और ग्रैंड स्लैम टेनिस का होता है। ठीक है, लास्ट पढ़ा रखा है। अब इंडिया के 76th ग्रैंड मास्टर जो बने, 76th ग्रैंड मास्टर बने, जिनका नाम क्या है? उनका नाम यहां पर मेंशन किया गया है, प्रणव आनंद। प्रणव आनंद इंडिया के 76th ग्रैंड मास्टर बने। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। 75th कौन थे? 75th वो भी प्रणव थे, लेकिन उनका नाम फर्क था। देखो यहां पर देखो, 75th वो भी प्रणव थे, वी प्रणव। 76th कौन है? प्रणव आनंद। कंफ्यूज मत होना, दोनों ही प्रणव है। एक प्रणव आनंद है जो 76th ग्रैंड मास्टर बने हैं, और एक वी प्रणव है जो बने थे 75th। ये चेन्नई के थे वी प्रणव, और ये हैं बेंगलुरु के प्रणव आनंद, एक 75th। लास्ट वाले ही ग्रैंड मास्टर याद रखने होंगे। 75th पता चल गए, 76th पता चल गए। पहले ग्रैंड मास्टर 74th भी देख लो, राहुल श्रीवास्तव थे, और पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो अभी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं। ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ये विश्वनाथन आनंद। ठीक है, और इनकी अभी बायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या था? माइंड मास्टर। ठीक है, ये भी याद रखना है, इनकी बायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या था? माइंड मास्टर। ठीक है, देख लो। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? 20th जुलाई को। इंटरनेशनल चेस डे 20th जुलाई को मनाया जाता है। दोबारा देखो सारी बातें। 76th ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद, 75th वी प्रणव, 74th राहुल श्रीवास्तव, पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बने, क्या बने? वाइस प्रेसिडेंट बने। और इनकी विश्वनाथन आनंद जी की बायोग्राफी अभी आई थी, माइंड मास्टर। और चेस डे 20th जुलाई को मनाया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोगों की रिलेट कर रही थी किससे? चेस से। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले न्यूज की ओर। देखो, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के प्रिवेंशन के प्रति जो डे मनाया जाता है वो 16th सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन लेयर के प्रिवेंशन के प्रति जो डे मनाया जाता है 16th सितंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ है। और ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहेगी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद विच? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए वो है ओजोन लेयर से। ठीक है, ओजोन लेयर जो खत्म होती जा रही है उसको बचाने से रिलेट करता है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
और प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो मनाया जाता है 21 सितंबर, 21 सितंबर, जिसकी थीम एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ओके, ये यूनाइटेड नेशन मनाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ठीक है, क्लियर हो गई बात? 21 सितंबर को। और हमारा लास्ट आता है वर्ल्ड राइनो डे, 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे। राइनो की जो 5 प्रजातियां हैं, 5 स्पीशीज हैं, उसको बचाने के लिए ये डे मनाया जाता है, जिसका थीम 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर, 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर, इसका इस बार का थीम रखा गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर होते हैं। जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं वो हैं सितंबर के वीक 3 के। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सितंबर के वीक 4 पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।